वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं शिवेंद्र सिंह बिसेन लक्ष्मी श्री की तरफ से आज आप लोगों का इस वेबिनार में स्वागत करता हूं। यू हैव रेगुलरली विटनेस्ड कि लक्ष्मी श्री रेगुलरली किसी ना किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर वेबिनार या सेमिनार्स कंडक्ट करते आया है और पास्ट में मतलब पिछले 2 हफ्ते की अगर मैं बात करूं तो 2 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हम लोगों ने वेबिनार किया है। फर्स्ट वाज अ वेरी यूनिक टॉपिक जिसमें हम लोग ये डिस्कस किए थे कि आपको अपना विल प्लानिंग और सक्सेशन प्लानिंग कैसे करनी चाहिए विद द लैडर अप टीम जो एक्सपर्टाइज है जिनके पास लोगों को असिस्टेंस देने में फॉर देयर सक्सेशन प्लानिंग एंड विल क्रिएशन। तो उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग लीगल टीम है जो आपको सिस्टमैटिकली आपके हिसाब से कस्टमाइज आपकी नीड्स को फुलफिल करती हैं। फॉर द लास्ट वीक आज के दिन में हम देखें तो बहुत ज्यादा रेगुलेटरी कंप्लायंसेस बढ़े हैं इवन फॉर द क्लाइंट्स, जिसमें आपको सिस्टमैटिकली अपने केवाईसी बहुत स्ट्रॉन्ग रखनी है। केवाईसी के कुछ मैंडेटरी फील्ड्स हैं जिसको सिस्टमैटिकली अपडेटेड रखना है। उसके ऊपर हम लोग डिटेल कन्वर्सेशन किए थे कि कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसको हम लोग को रेगुलरली अपडेटेड रखना चाहिए। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नॉमिनी अपडेशन एंड अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। तो ये सारे वेबिनार्स हमारे यूट्यूब चैनल श्री वराही पे पोस्टेड भी हैं जिसको आप जाकर के अपनी कन्वीनियंस से देख सकते हैं। सो टुडे ऑन दिस सैटरडे अगेन वी आर present over here with a very important aspect of investment, PMS। PMS बड़ा एक छोटा टर्म है जिसका फुल फॉर्म होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, है जिसमें आप इंडस्ट्री के लीडर से जिनके पास स्ट्रॉन्ग एक्सपर्टीज है इस इंडस्ट्री के वेल्थ मैनेजमेंट का, उनके थ्रू आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करवा सकते हैं। टुडे we have with us Mr. Mahesh Kovande and Mr. Swapnil Kulkarni. They are the co-founders of Ayan Analytics Private Limited, which is a SEBI registered portfolio management service providers, or they are having more than 3 decades of experience in wealth management, market के को इन डेप्थ अच्छे से समझ के उसके हिसाब से इन्वेस्टर्स के वेल्थ मैनेज करना और उसको मल्टीफोल्ड ग्रो करने का इनके पास एक्सपीरियंस है। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम मैं महेश सर एंड स्वप्निल सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें एंड टुडे वी वुड गेट टू नो फ्रॉम देम, फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस कि ये कैसे पर्सनलाइज्ड पोर्टफोलियोज बनाते हैं फॉर एवरी इन्वेस्टर। क्योंकि यूजुअली सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि पोर्टफोलियो शुड बी कस्टमाइज्ड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द इन्वेस्टर। एक कॉमन पोर्टफोलियो जिसमें सब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो एक रेप्लिका ऑफ सिंपल मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट हो जाता है, बट टू हैव एन एक्स्ट्रा इंच ऑफ रिटर्न इन माय पोर्टफोलियो एक कस्टमाइज सर्विसेज बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती हैं। स्टॉक आइडेंटिफिकेशन कैसे है फॉर द एंट्री एंड फॉर एग्जिट एज वेल, किस तरीके से उसको सिस्टमैटिकली मैनेज करना है, कैसे ये कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं जो इन सारी चीजों को ऑटोमेट करके चलाता है। ये सारी चीजें इन डेप्थ हमको आज महेश सर और स्वप्निल सर बताएंगे। सो महेश सर एंड स्वप्निल सर, ओवर टू यू। थैंक यू बिसेन जी। सो पहले जैसे आपने कहा कि क्लाइंट जो है हर तरीके की इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, तो ज्यादातर जो हम लोग हैं सारे ये क्लाइंटों को स्टॉक सॉल्यूशंस लक्ष्मी श्री के थ्रू ऑफर करते ही है। साथ ही साथ शायद हम में से कई लोग म्यूचुअल फंड सॉल्यूशंस भी ऑफर करते होंगे। बट क्लाइंट एक सर्टेन पॉइंट के बाद स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड के बियॉन्ड एक कस्टमाइजेशन चाहता है कि जहां उसे HNI होने के कारण एक कस्टमाइज सर्विस मिले। कई वेल्थ काउंटर्स वहां पहुंच जाते हैं और क्लाइंट कहीं ना कहीं से कोई ना कोई PMS या इसमें इन्वेस्ट कर ही लेते हैं। तो क्यों ना हम इन क्लाइंटों को हमारी तरफ से एक यूनिक ऑफरिंग प्रेजेंट करें। उसकी यूनिकनेस हम क्या अलग से करते हैं, ये सारी चीजें महेश जी मेरे ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद बात करेंगे ही करेंगे। तो क्या होता है, PMS में भी कई नामचीन PMS है जो कई सालों से है, जैसे ASK हो गया, मार्सेलस हो गया और कई सारे।
कुछ म्यूचुअल फंडों के फंड मैनेजरों ने एक वास्ट एक्सपीरियंस के बाद खुद के पीएमएस अपने चालू करे हुए हैं। तो ये हो गए सारे ब्रांड। जहां तक ब्रांड की बात होती है, क्लाइंटों को पता होता है एएसके कौन है या मार्सिलियस कौन है। तो बेसिकली तो बेसिकली कुछ अगर अलग से ऑफर करना होगा क्लाइंट को, तो क्या अलग से हम ऑफर कर सकते हैं? और इसमें सॉरी आप सॉरी टू हाँ जी, इंटरप्ट सॉरी टू इंटरप्ट सर, वॉइस एको हो रही है आपकी और महेश सर की सर। इज इट बेटर नाउ? ये सर। हाँ जी। सो मैं बताना चाहूंगा कि बेसिकली इसमें आपका और आपके क्लाइंट का क्या बेनिफिट हो सकता है। एक तो एक अच्छा पीएमएस जो कस्टमाइज सर्विस ऑफर कर सकता है इज व्हाट यू आर टेकिंग इट टू योर क्लाइंट्स। सो इसमें पहली चीज फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू, वी कैन ऑफर फ्लेक्सी फी स्ट्रक्चर। दूसरी चीज होती है कि बेसिकली जो कैटेगरी के पे आउट्स है, सो वी एसेंशियली कैटेगराइज इनटू लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी। सो म्यूचुअल फंडों के जो पे आउट है इस कैटेगरी के, सेबी के चेंजेस के चलते काफी कम कम होते जा रहे हैं। यू नो जो टीईआर का रूल है और या जो आज की तारीख में प्रपोज है कि जहां पे शायद एएमसी के एयूएम के बेसिस पे टोटल एक्सपेंस रेशियो फंड का डिसाइड होना है, तो उसमें स्वाभाविक है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसी को हिट आएगा और पे आउट्स और कम होंगे। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जब म्यूचुअल फंड के ब्रोकरेजेस पे आउट होते हैं, तब जो जीएसटी है वो आपका काटा जाता है, माने ग्रॉस पे आउट किया जाता है। तब आपके जेब से 18% आपके जेब से जाते हैं, while whereas in the PMS we will be adding the GST and paying it to you, which automatically means कि आपका पे आउट जो है वो 18% से ग्रॉस लेवल पे बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ जीएसटी बीइंग पेड ऑन टॉप ऑफ इट। और एक चीज ये है कि क्लाइंटों को पार्टिसिपेशन माने रिटर्न के संग फी शेयरिंग कुछ क्लाइंटों को पसंद आती है। कुछ क्लाइंट एक फिक्स फी स्ट्रक्चर चाहते हैं बिकॉज दे आर यूज टू लार्ज इन्वेस्टमेंट्स इन म्यूचुअल फंड। तो ये दोनों ही जो फ्लेक्सिबिलिटी है हम आपको ऑफर कर सकते हैं, जहां पे आप यदि चाहो तो फ्लेक्सिबल फी स्ट्रक्चर आप क्लाइंट को आपके ऑफर कर सकते हो। दूसरी चीज, ज्यादातर जो फंड्स है वो ये कैटेगरी में बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाते हैं। तो हमारा जो हर्डल रेट है उसके ऊपर जो फी शेयरिंग आएगी क्लाइंट से, वो हम बेसिकली बिटवीन द पीएमएस एंड द डिस्ट्रीब्यूटर उसको 50-50 शेयर करते हैं। सो देयर इज एन अपसाइड पोटेंशियल फ्रॉम अ अर्निंग स्टैंड पॉइंट basis performance that the distributors will have that access to. So रही बात पीएमएस की, हमारा जो पीएमएस है ये कंसिस्टेंट रिटर्न देने के लिए ऑफर किया गया है या हमारा अटेम्प्ट वो है। तो कंसिस्टेंट रिटर्न के कारण होता ऐसा है कि एक तो क्लाइंट की एंजाइटी रिड्यूस हो जाती है क्योंकि हम गिरते समय कम गिरने की कोशिश करते हैं और बढ़ते समय ज्यादा बढ़ते हैं। उसके कारण जो पॉजिटिव कंपाउंडिंग का इफेक्ट है वो एक तरीके से बढ़िया आता है। और क्योंकि अपने जो पे आउट्स है वो सारे जो लिंक्ड है टुवर्ड्स एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, so payouts improve with consistency, and likewise the clients are happy. Clients are all the more adding on, topping on funds basis performance। ये हमारा एक्सपीरियंस रहा है हमारे पिछले 9 महीने में कि जिन्होंने शुरुआत करी थी 50 लाख के साथ, वो आज की तारीख में हमारी एवरेज टिकट साइज हमने बोले बिना, टॉप अप रिक्वेस्ट किए बिना, खुद ही अपने आप से क्लाइंटों ने सामने से पैसे बढ़ाए हुए हैं बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंस। इसके अलावा फ्रॉम अ सर्विस स्टैंड पॉइंट हम डिस्ट्रीब्यूटरों को उनका लॉगिन प्रोवाइड करते हैं। फ्रॉम दैट लॉगिन दे कैन प्रोवाइड सर्विस टू देयर क्लाइंट्स। सो एज प्राइस ब्रिज, एज अ पीएमएस, we do not essentially like to interact with your client क्योंकि फाइनली क्लाइंट जो है वो आपका है। सो आप उनको एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। जितनी स्टैट्यूटरी चीजें हैं, जो मंथली रिपोर्ट्स है या क्वार्टरली रिपोर्ट्स है,
ये सारी चीजें सेबी के बदौलत हमें क्लाइंट को भेजनी होती है। वो सारी चीजें हमारे कस्टोडियन के ईमेल आईडी से जाती है। तो बेसिकली जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो हमेशा आपका डिस्ट्रीब्यूटर ही रहने वाला है क्लाइंट के लिए, ना कि पीएमएस। तो इसके अलावा हम बात करें तो पीएमएस ज्यादातर स्टॉक सॉल्यूशन ऑफर करते हैं। हमारा जो पीएमएस है स्टॉक के साथ साथ आज के तारीख में जो पैसिव इन्वेस्टिंग का जो क्रेज चल रहा है या एक वेव चल रहा है, जहां पे काफी सारी इंक्वायरीज आपको आती होंगी इंडेक्स इन्वेस्टिंग के लिए या ईटीएफ इन्वेस्टिंग के लिए। सो हम शायद इंडिया में एक दूसरे पीएमएस है जो we are the only second PMS in India who offers even ETF solutions to the PMS. So with this, I would like to hand it over to Mahesh. I will share the screen. Mahesh आपको insight देंगे कि exactly PMS के अंदर क्या जाता है हमारे, और we will take it forward from there. Thank you so much. So we are having the access of your screen, दिख रही है हम लोगों को। हाँ जी। क्या मेरा प्रेजेंटेशन नजर आ रहा है आपको या नहीं? Yes sir, your presentation is visible. Is it full screen? हाँ हाँ, presentation mode में आ गया सर। Sure, good. एक इम्पोर्टेंट, ठीक है, मेरा नाम महेश गोवंडे। थैंक यू सलील सर, थैंक यू विशन जी। सबको पता है कि नहीं, बट मैं लक्ष्मी श्री के साथ मोर देन 20 ईयर से एसोसिएटेड हूँ, और हम लोग का नाता सॉरी टू इंटरप्ट, आपकी वॉइस महेश सर, आपकी वॉइस थोड़ी सी वीक है, थोड़ा सा अगर आप हाँ। सो मैं कह रहा था कि हम लोग का एसोसिएशन विद लक्ष्मी श्री इज मोर देन 20 ईयर्स। 20 साल से ज्यादा हम लोग का रिलेशनशिप है। मैं वहां पे आया हूँ तभी से पहचान है। तो सलील जी को और आपको एक तो थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। जैसे अभी स्वप्निल बता रहा था कि हम लोग का जो पीएमएस है वो लॉन्च होके अभी आज दिसंबर से अभी सितंबर खत्म होने का, तो 9 महीने हो गए हमारे। और हम लोग ने 9 महीने में अपने पीएमएस में 135 करोड़ रुपए जमा कर लिया, और प्लस अबाउट 10 करोड़ का ट्रांजिशन चालू है, मतलब उनका पेपर वर्क चालू है। सो बाय मंथ एंड विल बी समवेयर अराउंड 140 to 145 crore, which is considered as one of the good investment flow नया पीएमएस के हिसाब से। स्वप्निल और कुछ कह रहा था अबाउट म्यूचुअल फंड के साथ कंपैरिजन। बहुत लोगों के दिमाग में रहेगा कि म्यूचुअल फंड के साथ कंपैरिजन क्यों हो रही है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन फॉर म्यूचुअल फंड कंपैरिजन का जो पीएमएस है कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो है। जैसे म्यूचुअल फंड में होता है 30 से 40 शेयर, सर आपकी वॉइस वापस से डिस्टर्ब हो गई है सर, वॉइस दूर से आ रही थी। अभी ठीक है, अभी ठीक है। हाँ। सो म्यूचुअल फंड के जैसे हम लोग के पोर्टफोलियो में तकरीबन 40-45 शेयर्स रहते हैं। तो जो रिस्क है वो म्यूचुअल फंड से कब आप कंपेयर कर सकते हो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड से, क्योंकि हम लोग का जो यूनिवर्स है, मैं आपको थोड़ा सा नीचे लेके जाता हूँ। जैसे ये प्रेजेंटेशन के ऊपर लिखा है, प्रेजेंटेशन फॉर कंसिस्टेंट रिटर्न। आज की तारीख में सबसे बड़ी जो फियर मार्केट में लोगों की इन्वेस्ट करते वक्त होती है ना, इक्विटी मार्केट में, कि रिटर्न ऊपर नीचे होते हैं। पैसे जाने नहीं है, सबको पता है। 5 साल इन्वेस्ट करेंगे तो सबको पैसा आएगा, बट बीच में अगर 2 साल रिटर्न नहीं मिला, 2 साल रिटर्न नहीं मिला अगर, तो लोग थोड़े नाराज हो जाते हैं। जैसे लास्ट अभी 6 महीने पहले मार्च तक बाजार में रिटर्न ही नहीं थे। 3-4%, 5% निफ्टी का अल्फा हो रहा था। तभी लोगों का बहुत कंप्लेंट चालू था कि बाजार से रिटर्न ही नहीं मिल रहा है, कुछ करो कुछ करो। और फिर अभी अगले 6 महीने में, मतलब अप्रैल से लेके अभी तक, हम लोग का कम से कम 17-18%, 19% तक का रिटर्न हो गया। सो वो जो एक परफॉर्मेंस का एक प्रेशर रहता है, जो हर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को रहता है, हर ब्रोकर को रहता है, वो कहीं पे एडजस्ट करने के लिए हम लोग ने अपने स्ट्रैटेजी का मेन कोर ये रखा कि पैसा कंसिस्टेंटली आना चाहिए। भले वो 6% आवे, एटलीस्ट बैंक डिपॉजिट से ऊपर, मतलब 8 से 9% मिनिमम। और अपसाइड में तो ठीक है 25 भी होगा, सब लोग खुशी होंगे, बट मिनिमम 10% के ऊपर एवरी ईयर। मार्केट मंदी में है क्या तेजी में है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट
ये मिलने चाहिए रिटर्न्स, और अगर ये कंसिस्टेंटली रिटर्न रहेंगे तो कोई तकलीफ ज्यादा होती नहीं है। तो क्लाइंट मेंटेन करना आसान पड़ता है। इसके लिए हम लोग ने अपना स्ट्रक्चर इसका कंसिस्टेंट रिटर्न के हिसाब से किया। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाता हूँ। हेलो। यस सर, यस सर। हाँ, तो एक मिनिट, स्क्रीन मध्ये हे बाहेर काढणार आहे। हा बार दिसत नाही। अच्छा, त्यांना दिसत है। तो यहाँ पे जो स्क्रीन है, यहाँ पे हम लोग ने लिखा है हम लोग का जो अप्रोच है, हम लोग का जो विजन है, टू इनेबल इन्वेस्टर टू बिल्ड अ लीगेसी थ्रू रिस्पांसिबल इन्वेस्टिंग। इसका मतलब एक बार सर पैसे साउंड स्लो हो गया वापस। अभी अभी ठीक है। मैं एक्चुअली काफी, मेरे को जोर से बात करना पड़ेगा। सो हम हाँ लोग जी का सर। एक एम ये है कि हम लोग की जो प्रोसेस है ना, मतलब स्टॉक सिलेक्शन की प्रोसेस, ये डेटाबेस है, मतलब इसके पीछे एक रिसर्च है। ऐसे नहीं कि मुझे मजा से किसी ने न्यूज दी या तो कंपनी मैनेजमेंट ने कुछ बातें कर दी और उसके ऊपर से हम लोग ने किया। तो अपना एक एम जो है वो डेटा बैक सिस्टम है, जिसको कंसिस्टेंट जनरेट, मतलब जिसको अल्फा बोलते हैं, कि बेटर रिटर्न देन निफ्टी या तो बेटर रिटर्न देन मार्केट, ये देना चाहिए। इसकी वजह से आज जो बाजार में सब जगह पे मीडिया में चल रहा है ना, कि ईटीएफ और इंडेक्स फंड एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड से बेटर रिटर्न दे रहे हैं, और जिसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को, लोग जब डायरेक्ट जाने को चालू होते हैं, कि लोग आके पूछते हैं कि आप इंडेक्स में क्यों नहीं डाल रहे हैं, और एक्टिव का तो परफॉर्मेंस कम है। तो रीजन सेम है कि अगर डेटाबेस बैक्ड अगर आपका रिसर्च रहेगा तो ये तकलीफ कम हो जाती है। हम लोग का जो विजन नीचे दिया है, इनेबल इन्वेस्टर्स टू बिल्ड लीगेसी थ्रू रिस्पांसिबल, बेसिकली सिस्टमेटिक अप्रोच होने की वजह से अगर कोई भी आता है, अगर मैं नहीं हूं, मेरे जगह पे दूसरा भी फंड मैनेजर आता है, म्यूचुअल फंड एक्टिव स्ट्रेटेजी में सबसे बड़ी तकलीफ ये होती है कि म्यूचुअल फंड मैनेजर अगर चेंज हो गया तो फंड का परफॉर्मेंस खराब हो जाता है। कहीं पे अच्छा भी होता है, अगर खराब फंड मैनेजर निकल गया तो फंड का परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा, बट बेसिकली सिस्टम स्टेबल नहीं होती। फंड मैनेजर चेंज होगा तो रिटर्न चेंज हो जाएंगे। इसकी वजह से हम लोग ने ये रखा कि प्रोसेस अगर फिक्स रहेगी तो अपनी लीगेसी बनेगी, अपने फंड के सिस्टम के रिटर्न्स सेम रहेंगे। थर्ड जो दिखा है अप्रोच, कि क्वांटिटेटिव सिस्टमेटिक इफिशिएंटली मैनेज, तो बेसिकली जैसे मैंने कहा कि डेटाबेस बैकअप है, तो इसमें ज्यादा फर्क आएगा नहीं रिटर्न्स में। रिटर्न्स में मार्केट के साथ बढ़ गया तो ज्यादा बढ़ेगा, और जितना मार्केट वोलेटाइल उतना अपना रिटर्न ज्यादा रहेगा। और स्पेशली सबसे ज्यादा तकलीफ होती है ना वोलेटाइल का, मतलब अगर जैसे आपने देखा होगा लास्ट 1.5 साल का अगर आप रिटर्न देखेंगे ना, तो मार्केट 18,000 से 16,000, 16,000 से 20,000 ये हो रही है। इसमें रिटर्न्स लाना आसान नहीं होता। तो भी कंपेरेटिवली अप्रैल से अभी तक एक ट्रेंड मिला, मार्केट एक स्टेडी ऊपर चला गया। अगर ये ऊपर नहीं जाता तो रिटर्न लाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, और उसकी वजह से फंड मैनेजर्स का रिटर्न जो परफॉर्मेंस है वो खराब होता है। तो ये हम लोग को जितना रेंज बाउंड मूवमेंट 2,000-3,000 पॉइंट में जो मतलब अगर 10 साल अगर आप मार्केट देखेंगे तो 10 साल के अंदर 2 साल तेजी रहती है और 8 साल मार्केट साइडवेज रहता है। तो हम लोग ने बेसिकली अपना सिस्टम वो 8 साल में भी पैसे बनने चाहिए ऐसे बनाया है। मैं नेक्स्ट स्लाइड लेके जाता हूँ। नहीं होती। हाँ, तो एक है हम लोग का, अब मैं पूरा एक्चुअली अपस्ट्रीम जहां पे हम लोग का स्टॉक का स्ट्रेटेजी है उसके अंदर दिखाता हूँ। तो निफ्टी 100 स्टॉक्स रहेंगे। निफ्टी 100 के बाद मिड कैप 150 और स्मॉल कैप 50। टोटल हम लोग ने इंडेक्स के ही 300 स्टॉक्स चूज किए हैं। 300 स्टॉक्स का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कैपिटल ऑन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या मतलब होता है, आपने जो पैसा लगाया आपको रिटर्न क्या मिल रहा है उसका। तो ये रिटर्न अगर 14% है तो ही वो स्टॉक हम लोग क्वालिफाई करते हैं अपने सिस्टम में लेने के लिए। और ये रिटर्न उसने 1, 4 और 8 साल, मतलब बेसिकली 8 साल का स्टेबल परफॉर्मेंस होना चाहिए। ऐसे एक इसके अंदर मॉडल रखा है, जिसकी वजह से बहुत सारे न्यू एग्जैक्ट पेटीएम वगैरह है, ये लोग हम लोग को आते नहीं हम लोग के सिस्टम में, क्योंकि उसकी वजह से पोर्टफोलियो की रिस्क बढ़ जाती है। जैसे नायका है, पेटीएम है,
जो लास्ट ईयर में बहुत सारे लिस्टेड स्टॉक्स थे जो लिस्ट होने के बाद काफी गिर गए। इवन LIC, आज LIC है तो अच्छा, मगर लिस्ट होने के बाद आज कम से कम 25% नीचे है। तो बेसिकली ये सब स्टॉक्स अवॉइड हो जाते हैं, ये अगर 14% का अगर हमने क्राइटेरिया रखा तो जो हम लोग का एक प्राइमरी ये है कि अब आपके फंड को रिस्क कम और रिटर्न स्टेबल स्टेबल मिले, इसकी वजह से ये मॉडल रखा है। सेकंड, जो नॉन पोर्टफोलियो मॉडल का मतलब होता है, हम लोग का यूनिवर्स तकरीबन 120 से 140 स्टॉक्स का है। और जो NAV बेस्ड PMS का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम रहता है, अगर बाजार में आदमी अगर सबको ही पता है जब बाजार में तेजी आती है तब सब लोग पैसे लगे इन्वेस्ट करते हैं। जैसे लास्ट हफ्ते में हम लोग के पास कम से कम 50 से 60 लाख रुपया हमने बिना पूछे आए हैं। मेरे को आज भी किसी ने 15 लाख ट्रांसफर किया है, मतलब टॉपअप बोलते हैं इसको। 50 लाख होने के बाद आदमी लोगों ने लास्ट हफ्ते में ऐसे 60 से 70 लाख रुपए ऐसे टॉपअप में भेज दिया बिना बोले, क्योंकि अभी बाजार में तेजी है तो पैसे आते हैं। और सबसे ज्यादा तकलीफ डिस्ट्रीब्यूटर को वो यही होती है कि तेजी में पैसा नहीं, पैसा लगाएंगे तो वो फिर वो लोग क्या करते हैं, STP कर देते हैं, कि जिसमें अगले 6 महीने का STP कर दिया। बट वो प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है, वो अच्छा सोल्यूशन माना जाता है, वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन है वो। बट अगर आपने वही चीज, अगर हम लोग वही चीज स्टॉक्स में करते हैं, इंस्टेड ऑफ 6 महीने का, हम लोग जब तक कोई स्टॉक अच्छी वैल्यूएशन पे नहीं आता तब तक हम लोग उसको वो पैसे इन्वेस्ट नहीं करते। और जैसे जैसे पैसे आएंगे उनके लिए जो स्टॉक अवेलेबल रहेगा वही स्टॉक लिया जाता है। तो ये चीज की वजह से हर इंसान का 19,000 के लेवल का, 17,000 के लेवल का, सबका पोर्टफोलियो में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। सी 120 स्टॉक्स में से ही होंगे, बट 7 8 10 स्टॉक डिफरेंट होंगे हर पोर्टफोलियो में। ये और इसका वेट जो होता है, किसी का 4% होगा, किसी का 2% होगा। ये सेकेंड एक अप्रोच होता है कि जिसकी वजह से पोर्टफोलियो में जनरेशन, हम लोग ने जो इन्वेस्टमेंट फिलोसफी रखी है वो रिटर्न को कंसंट्रेट करने के बदले रिस्क को कंसंट्रेट किया है। मतलब हम जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें डाउनसाइड रिस्क जो है वो 7 से 8% से ज्यादा रखते नहीं है, जिसकी वजह से सबका इन्वेस्टमेंट रिस्क अगर सेम रहेगा तो अपसाइड के टाइम सब लोग का पोर्टफोलियो मैनेज हो जाता है। तो इसकी वजह से हम लोग का रिटर्न कंसिस्टेंट हो जाता है। बिशन जी, किसी को कुछ सवाल पूछने है ना तो उनको पूछने को परमिशन दे देना। सर किसी को भी कुछ क्वेरीज रेज करनी है तो वो Q&A सेशन के थ्रू कभी भी क्वेरीज रेज कर सकते हैं, वो हम लोग को सामने एक्सेस आ जाएगा और फिर वी वुड बी रिजॉल्विंग दैट क्वेरी। नहीं, मुझे ना इसके अंदर दो चीज थी। मैंने पूरा प्रेजेंटेशन खत्म होने का अगर पहले ही कुछ समझा नहीं किसी को, अभी अभी जितनी बात हुई इसका अगर कोई स्पेसिफिक किसी को पूछना है क्या? एक बार आप ना, मतलब सबको बोले कि आपको मैसेज भेज देवे। यस सर, सो पीपल हैव मतलब लिसन टू दिस और दे वुड बी रेजिंग देयर क्वेरीज। हाँ, नहीं मतलब मेरा कहने का मतलब है उनको अभी भी कुछ समझा नहीं है तो पूछने के लिए अभी बता दीजिए। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट चीज जो हम लोग के PMS में होती है, अ, बकायदा, मैं ये बोल सकता हूँ कि सारे के सारे PMS मार्केट में या तो म्यूचुअल फंड मार्केट में टाइम से रिलेटेड जो रिसर्च होता है, टाइम जिसको हम लोग ने रजिस्टर्ड मार्क रखा है टाइम मैप करके, तो ये सिर्फ हम लोग करते हैं। बाकी अभी बाजार में किसी के पास ये टूल है नहीं। ये हम लोग की एक्सक्लूसिव ये है, जो हम लोग की खुद की इंटरनल रिसर्च से बनाया हुआ है। और हम लोग एक है जो टाइम बेस्ड इन्वेस्टमेंट फॉलो करते हैं। हम लोग का जो मॉडल है इसके अंदर, मतलब ग्लोबली जो बड़े बड़े हम लोग ने हेज फंड्स के नाम सुने हैं वहां पर ना एक बिहेवियर इकोनॉमिक्स करके एक स्पेशल सब्जेक्ट रहता है जिसके लिए जनरली PhD वगैरह लोग रहते हैं, कि जिन्होंने डॉक्टरेट की होती है वो सब्जेक्ट में। तो हम लोग ने वो टाइप का सिस्टम हमारे यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, बिहेवियर इकोनॉमिक्स और टाइम मैपिंग। टाइम मैप मतलब जैसे आपको एक गूगल मैप के ऊपर दिखता है ना, आगे बढ़ते समय ट्रैफिक जाम होगा कि नहीं होगा, वैसे हमारा जो सिस्टम है वो स्टॉक को आगे अटकाने वाले कितने लोग हो सकते हैं ये हमको एडवांस में बताता है। एंड हम लोग के पास उसका प्रोबेबिलिटी रेशियो अपने आप बन जाता है। जैसे गूगल मैप में आपको दिखता है यहाँ से ट्रैफिक कम मिलेगी, तो हम लोग के इन्वेस्टमेंट में जहां सबसे कम तकलीफ होगी
वो पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको आगे बढ़ने में आसान हो जाएगा। ये जो है ना, ये हम लोग का स्पेशली हम लोग ने इंटरनली रिसर्च से बनाया हुआ मॉडल है, और ये अभी बाजार में किसी के पास भी नहीं है। और जिसका मतलब जो हम लोग के पास सबसे पहला क्लाइंट आया उसका रिटर्न, क्योंकि वो सबसे पहला आया और वहां से 3 महीने मतलब जो दिसंबर में आया और मार्च 28 को मार्केट सबसे ज्यादा डिक्लाइन में हुआ था, मतलब लो बन गया था 28 मार्च के पास। सबसे हाईएस्ट डिक्लाइन वो उसने देखा। आज की तारीख में उसका रिटर्न और हम लोग के स्कीम का रिटर्न सेम है। मतलब कहने का मतलब वहां से जब रिकवरी हुई है उसको उतनी पूरी मिली। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर के पास ये सेम एक्सपीरियंस होगा कि अगर उनके फंड का उन्होंने जो फंड में इन्वेस्टमेंट किया उसका रिटर्न अगर 15% है तो इन्वेस्टर का रिटर्न 11% ही होता है। या तो फंड का रिटर्न वो दिखाते हैं 5 साल का 17% है, मगर रिटर्न इन्वेस्टर का रिटर्न एक्चुअल रिटर्न 13.5%, 13% ही होता है। तो ये जो है ना, ये हम लोग के स्कीम में होता नहीं। अगर हमारे स्कीम लेवल पे अगर हमने 15% लिखा तो हमारे सारे क्लाइंट जो नए आए हैं जुने हैं, मतलब एक जिनका एक 6 महीने से ज्यादा टाइम हो गया है तो जिनका 8 महीने से ज्यादा टाइम हो गया है, उनका सबका रिटर्न जनरली एक सेम लेवल पे होता है। तो जो एक डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो सबसे बड़ी तकलीफ होती है कि भाई मैंने भी डाला था उसने भी डाला था, उसको ज्यादा और मुझे कम क्यों है, तो टाइमिंग। अब इन्वेस्टर तो तब आएगा जब बाजार में तेजी होगी, उसके बगैर तो इन्वेस्टर भी नहीं आएगा। तो इस वजह से हम लोग का जो परफॉर्मेंस, हम लोग का जो मॉडल है, हम लोग का जो स्पेशलिटी है वो यही है कि हम लोग के पास आने वाला इन्वेस्टर अगर हम लोग के साथ 1 साल से ज्यादा रहता है तो वो फट से सारे इन्वेस्टर के साथ मैच हो जाता है, उसका रिटर्न सेम होने को चालू हो जाएगा। एक जो चीज नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊंगा, स्टॉक का तो मैंने आपको बता दिया कि हम लोग का सिलेक्शन 10% ग्रोथ और 14% अगर प्रॉफिट नहीं बना रहा है इक्विटी पे तो हम लोग वो स्टॉक का ज्यादा इन्वेस्ट करते नहीं है। तो वो स्टॉक्स जो है वो बहुत कम मिलते हैं, मतलब 300 में से भी 120 हो जाते हैं। तो हम लोग का यूनिवर्स वो 120 स्टॉक्स जो सारे इंडेक्स में है। एक आध दो स्टॉक हम लोग इंडेक्स के बाहर के लेंगे, बट जनरली हम लोग वो भी अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद फिर एक ऐसा हो जाता है कि फिर फंड मैनेजर का ये चालू रहता है, पर्सनल बायस जिसको बोलते हैं वो आता है। इसकी वजह से हम लोग ने वो चीज अवॉइड करके रखी है। आपको मैं एक आगे लेके जाता हूँ। स्वप्निल ने बताया कि हम लोग ने ईटीएफ चालू किया है, ईटीएफ पीएमएस। ईटीएफ के बारे में सब लोग को क्यूरियोसिटी है, किसी को पता ही नहीं होता। अच्छा, और आपको मैं हम लोग के पास का एक एग्जांपल बताता हूँ। हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूटर ने बहुत जल्दी एसोसिएट किया हमको। उनका खुद का काम म्यूचुअल फंड का था। उनका म्यूचुअल फंड का काम जब था तब उन्होंने 75 से 80 करोड़ का उनके पास एईएम था। हमने उन्हें ईटीएफ इंट्रोड्यूस किया। थोड़ा सा वो लोग ने पहले बताया कि नहीं यार इसमें हमको मार्जिन, हम लोग को पैसा कम मिलेगा, बट हम लोग ने जब उनको कहा कि आप उनको पीएमएस में रखो और अगर ईटीएफ आपको 15 पैसे लगा रहा है, हम लोग पीएमएस में भी उसका 32 पैसे लगाएंगे, या तो हम लोग 65 पैसे लगाएंगे, या तो 1 रुपया लगाएंगे, आपको उसके ऊपर आपका कमीशन मिलने वाला है। सो बेसिकली आज बाजार में पीएमएस में 1.5% ईटीएफ के पीएमएस आने को चालू हो रहे हैं, और इसमें कंपटीशन बिल्कुल नहीं है। जो क्लाइंट आज म्यूचुअल फंड में 5 करोड़ देके बैठा होता है वो ईटीएफ पीएमएस में 1 करोड़ देने को तैयार हो जाता है, बिकॉज उसको सेम रिटर्न मिलना है, बट उनको लगता है कि अलग इंस्ट्रूमेंट में उसको इन्वेस्ट करने को मिल रहा है। जबकि इंडेक्स फंड ईटीएफ दोनों सेम होते हैं, बट ईटीएफ का एग्जीक्यूशन ज्यादा बेटर होता है। ईटीएफ में आप 1-2% से अल्फा बेटर कर सकते हो, मतलब इंडेक्स फंड से बेटर रिटर्न आप ईटीएफ में ले सकते हो, और उसका इफेक्ट आपको हमेशा आपके पोर्टफोलियो, साल में अगर 1-2% का अगर फर्क आपने 10 साल के हिसाब से देखा तो आपको समझेगा कि बहुत बड़ा काम हो जाता है। यूएस मार्केट में 40% इंट्राडे वॉल्यूम ये ईटीएफ का होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग का वॉल्यूम ये ईटीएफ का होता है। 5 साल बाद 7 साल बाद सब जगह पे ईटीएफ अपने आप आ जाएगा। वापस मैं कहूंगा जिन्होंने 35 करोड़ से चालू किया था और 70 करोड़ पे पहुंचे थे,
उन्होंने जब ETF चालू किया तो उन्होंने तकरीबन 40 करोड़ रुपए ETF में नए जमा किए। आज तीसरा साल है, उनका खुद का AUM इंडेक्स फंड, ETF और म्यूचुअल फंड की वजह से, और उन्होंने हमको भी PMS में 35 करोड़ रुपए दिए हैं, उनका अभी AUM 3 साल में 300 करोड़ हो गया है। दिस इज एन आई ओपनर। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर ETF लेके जाएंगे, इंडेक्स फंड लेके जाएंगे तो उनके क्लाइंट टूट जाएंगे, उनका रेवेन्यू कम होगा। ऐसे नहीं होता है। आज की तारीख में उनके पास, उन्होंने म्यूचुअल फंड भी है, इंडेक्स फंड भी करते हैं, ETF भी करते हैं, और उनका AUM 3 साल में 300 करोड़ हो गया है। जबकि 3 साल नहीं, शायद 2019, मतलब आज 23 खत्म होने का 3.5 साल हो गए, सितंबर में चालू किया था, तो 3.5 साल में उन्होंने, जो बिलो 100 है उनका आज AUM 300 करोड़ हो गया है। तो दिस इज वन एग्जाम्पल। और हमको और एक जगह से सिमिलर रिस्पॉन्स दिख रहा है कि उन्होंने सेम चीज चालू की है। तो ये एक एडिशनल मार्केट इनपुट देना हो सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को, सब ब्रोकर्स को। इवन सब ब्रोकर्स होंगे अभी यहाँ पे, उनको भी लगता होगा कि म्यूचुअल फंड नहीं बेचना है, या तो ETF नहीं बेचना है, इंडेक्स नहीं करना है। तो ऐसे कुछ नहीं, आप तीनों को, तीनों प्रोडक्ट आप अपने शेल्फ पे रखो, तीनों के लिए अलग अलग क्लाइंट्स आएंगे, अलग अलग लोग आएंगे। एनीवे, नेक्स्ट टू ETF में भी हम लोग का जो है, उसका 2% से 1% से अल्फा जनरेट हो ही रहा है। पूछ सके ना? नाही, पुढची स्लाइड। वर इनिशियल स्क्रीनिंग नाही, हे नाही, जनरल हम लोग के स्टॉक्स नहीं, ये वाला। तो यहाँ पे हम लोग ने दिखाया कि हम लोग का जो रिटर्न्स है सिंस इंसेप्शन टू डेट, तो ऑफकोर्स ये अगस्त का है। अगर मैं आपको सितंबर, मतलब कल का तक का बताऊंगा, तो निफ्टी का रिटर्न 7.5 होगा, और हम लोग के फंड का परफॉर्मेंस 13.5 है। मतलब हम लोग तकरीबन 6% का अल्फा जनरेट कर पाए हैं। ये जो नंबर है, ये अगस्त के नंबर है। अगर कल का मैं नंबर बताऊं, तो निफ्टी ने 7.5% दिया है, और हम लोग के फंड ने ये इसको 13.5% कर दिया है। सो 2-2% हम लोग का वहां पे भी है, एंड वी आर स्टिल डूइंग वेरी गुड। प्राइस भी हनीकॉम हम लोग का थोड़ा सा पीछे है अभी, बट वो भी ये महीने में काफी रिकवर कर गया है। सो ये रिटर्न्स हो गए हम लोग के स्टार्ट से। आपको मैं इन्वेस्टमेंट एक ऑब्जेक्टिव जो बोलते हैं वो, जनरेट 14% CAGR कंसिस्टेंटली। जो मैंने आपको सबसे पहले इवन सपनेल में भी बोला था, वही चीज थी कि अच्छा, प्रोसेस ड्रिवन के पीछे प्रोप्राइटरी इन्वेस्टमेंट, मैंने आपको वजह से बोला कि टाइम मैपिंग हम लोग का होता है। हम लोग टाइमिंग करने के लिए हम लोग ने अपना खुद का सॉफ्टवेयर बनाया है। हम लोग मार्केट को टाइम नहीं करते, हम लोग, हमको जो स्टॉक होता है उसको टाइमिंग करते हैं। इसको बहुत जन समझेंगे ये सिर्फ टेक्निकल है, ये टेक्निकल नहीं, इसके अंदर टाइम का काफी इंपॉर्टेंस होता है। 300 पोर्टफोलियो का तो बताया मैंने। बिसेन जी, मोर और लेस काफी हो गया है इसमें। ये स्टॉक के कुछ नाम जो हम लोग के पोर्टफोलियो में है, इसमें राइट। से कोई कोई ऐसा नाम नहीं है कि जो लोगों को मालूम नहीं रहेगा। अ, एग्रीड सर। ये जो सब लीडिंग स्टॉक्स हैं, ये तो सर आपकी बातों से ही समझ में आता है। एज हाँ यू हैव मतलब बेसिक द बेसिक फर्स्ट क्राइटेरिया इज दिस कि स्टॉक को जो है इंडेक्स स्टॉक होना होगा। हाँ, या तो निफ्टी 100 के इंडेक्स में, या मिड कैप के इंडेक्स में, या स्मॉल कैप के इंडेक्स में, तो मिड कैप इटसेल्फ। 150 और हाँ, मिड। स्मॉल का 50। राइट, तो वो अपने आप स्टॉक जो अगर इंडेक्स में प्रेजेंट है, तो वो क्वालिटी वाइज सुपीरियर है, ये तो पहले ही समझ में आ जाता है। यस, तो दिस इज यस, प्रीटी क्लियर कि आपके जो भी रडार में स्टॉक्स हैं, दे आर वेल नोन और सिस्टमैटिकली जो है वो इंडस्ट्री में प्लेस्ड है इन द रेस्पेक्टिव इंडाइसेस। करेक्ट। सो जो स्टॉक रिस्क है कि कंपनी बैंकरप्ट हो गई या तो गुल हो गई, ये सब होना ही नहीं है अपने इसमें। सो वो हमने काफी अवॉइड कर दिया यहाँ पे। हेलो। यस सर। हाँ, हाँ जी। वी आर ओपन टू क्वेश्चंस। यस सर। सर वी हैव गॉट फ्यू क्वेश्चंस, और आई थिंक कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं सबके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा।
जैसे अभी हम लोग के सेशन के स्टार्टिंग के दौरान स्वप्निल सर वाज एक्सप्लेनिंग द बेनिफिट ऑफ जीएसटी, ठीक है, हाँ जो क्रॉस रिटर्न्स में बेनिफिट दे देता है, उसके ऊपर क्वेरीज थी कि एग्जैक्टली वो कैसे हम लोगों को बेनिफिट दे देता है एज एन इन्वेस्टर, हमारे पोर्टफोलियो में एक्स्ट्रा इंच कैसे वो बेनिफिट देता है। तो एक मिनट मैं नीचे से देख लेता हूँ। टाइम फ्रेम, सबसे पहले एक सवाल है, टाइम फ्रेम। यस सर। उल्टा है। अच्छा सॉरी, उल्टा है, टाइम उल्टा है, ऊपर से नीचे, सॉरी। हाँ जी। सो सबसे पहले तो ऊपर है, व्हाट इज द एवरेज रिटर्न इन क्वार्टर ऑफ इंडिविजुअल क्लाइंट। तो मैं हाईलाइट एज ऑफ टुडे 1 मंथ परफॉर्मेंस निफ्टी के सामने। सर वॉइस वॉइस दूर से आ रही है। सो मैं हमारे जो रिटर्न्स जो प्रेजेंटेशन में वो 31 अगस्त के है। तो एज ऑफ टुडे जो हमारे रिटर्न्स है, हमारा जो सिंस इंसेप्शन रिटर्न रहा है, जैसे महेश ने कहा, वो करीब 13.5% का रहा है निफ्टी के सामने जो 7.31। So there is a 6% alpha which we have done over last 9 months. पिछले 6 महीनों में हमारा रिटर्न रहा है 19.41% versus Nifty return of 15.6. So there too we have maintained a 4% alpha. In the last 3 months we are at 7.66% versus 5.15% on Nifty. So उधर भी करीब 2.5% का अल्फा है। और पिछला महीना जो कहा है वह हमने बेसिकली डिक्लाइन देखा, फिर वहां से राइज देखा और फिर हम डिक्लाइन देख रहे हैं। तो हाँ 1.5% जो निफ्टी का रिटर्न है उसके सामने हमने 2.5% का रिटर्न करा। So Second hope question. it answers the first question by What is the average return in quarter of individual client? तो एवरेज रिटर्न इसी के हिसाब से रफली अबाउट 4%। थोड़े से अलग तरीके से इसको आंसर करना चाहूंगा। जो महेश जी कह रहे थे कि ज्यादातर क्या होता है कि अगर मेरा 6 मंथ का रिटर्न 19% है तो वो स्कीम लेवल का रिटर्न हो गया। जो पूर्ण इन्वेस्टमेंट में तकलीफ जाती है या जो डिपेंडेंसी होती है सर सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट इन बिटवीन। सर आपका प्रेजेंटेशन वो गई, मिनिमाइज हो गई है। एक बार आप उसको जो है ऊपर कर लेंगे तो जो हम लोग रिटर्न्स की बात कर रहे हैं सामने व्यूअर्स को आराम से क्लैरिटी से दिखता रहेगा। सो प्रेजेंटेशन में जो रिटर्न्स है वो 31 अगस्त की है। मैं यहाँ पे मेरे बैकएंड से पुल आउट करके रीसेंट एज ऑफ डेट रिटर्न्स पढ़ रहा हूँ। तो बेसिकली जो सेकंड क्वेश्चन है वहां पे हम बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि गौरव दुबे जी का एक क्वेश्चन है, रिटेल इन्वेस्टर को जो 2 से 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करता है उससे म्यूचुअल फंड के साथ इंडेक्स फंड और इक्विटी में कितना करना चाहिए एलोकेशन, या सिर्फ म्यूचुअल फंड में? ऐसे नहीं है, मैंने अभी जैसे कहा कि इंडेक्स फंड में भी कर सकते हैं, इक्विटी में तो करना ही चाहिए। इक्विटी में डायरेक्ट इक्विटी प्लस ईटीएफ ये दोनों होता है, और तीसरा म्यूचुअल फंड। मैंने अभी जैसे कहा कि मैं दूसरे मैंने एक का तो आपको बोल दिया कि जिसका 70 से 80 करोड़ का ईएम था, तो उनको जैसे हमने ईटीएफ के बारे में बताया, लोग वन ऑफ द पहले थे जिन्होंने ईटीएफ इंट्रोड्यूस किया था, तो उनका ईएम 300 करोड़ हो गया है। आप डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाते हो, आजकल सब जगह पे मॉल में जाते हो, एक मॉल में सेम पर्स वाले की 5 दुकानें होती है, सबको धंधा मिलता है। वैसे ही जितने एसेट मैनेजमेंट कंपनियां हैं, आईसीआईसीआई बोलो, मेरे बोलो, ये सब लोग म्यूचुअल फंड भी चला रहे हैं, इंडेक्स फंड भी चला रहे हैं और ईटीएफ भी चला रहे हैं, और उनके पास हर चीज में अलग पैसा आता है सेम इन्वेस्टर का। तो कोई भी अगर ऐसा सोचता है कि मैं इक्विटी ना करूं, मैं सिर्फ म्यूचुअल फंड करूं, नहीं, सबके लिए पैसा। और हर आदमी उसको पता भी है कि मैं इंडेक्स फंड में निफ्टी 50 में मैंने इंडेक्स फंड में डाला है, वही आदमी ईटीएफ में भी निफ्टी के 50 डाल देता है। और एक स्पेशल बात कहता हूँ, इंडेक्स फंड में चेंजेस नहीं होते, ईटीएफ में आपको स्पेशल ईटीएफ आते हैं जो स्मार्ट बीटा, जिसको स्मार्ट बीटा बोलते हैं। स्मार्ट बीटा इंडेक्स फंड नहीं होता, स्मार्ट बीटा मोस्टली ईटीएफ बनते हैं। तो ईटीएफ में एक अपना अलग स्पेस होता है कि जहां पे अच्छा काम होता है, जो इंडेक्स फंड के हिसाब से कम होता है।
स्मार्ट बीटा में आपको बहुत सारी अच्छी चीजें मिल सकती हैं। एंड जो फाइनली ग्लोबली है वहां पे ईटीएफ सबसे ज्यादा चलते हैं। तो आपने ईटीएफ तो गौरव जी का एक है कि म्यूचुअल फंड में ही करना चाहिए कि तो नहीं तीनों में करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो जीएसटी का है, इट वाज मोर पर्टेनिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन। आज की तारीख में जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को जो ब्रोकरेज मिलती है वो इंक्लूसिव माने ग्रॉस ऑफ जीएसटी मिलती है। तो जो आपका समझो 1 लाख रुपए का ब्रोकरेज यदि है तो ग्रॉस ब्रोकरेज होता है उसमें से 18,000, जब मैं उल्टा कैलकुलेशन करता हूँ वो हल्का सा ज्यादा आएगा। तो करीब फॉर नंबर से 18,000 आपके जेब से जीएसटी जाता है। जबकि 1 लाख की यदि ब्रोकरेज हमारे इधर होती है या पे आउट हमारे इधर बनता है, हम ना के 1 लाख पे आउट देंगे, हम लोग 1 लाख प्लस 18%, माने 1,18,000 इज व्हाट वी विल बी पेइंग आउट। सो जीएसटी आपके जेब से नहीं जाएगा, जो म्यूचुअल फंड ब्रोकरेज या कमीशन के केस में अपनी जेब से जाता है। राइट सर। बेसिकली ये जो है, आपका ये सर, बेसिकली आपको अगर 1 लाख के ऊपर कमीशन 83,000 मिल रहा है तो हमारे पास 1 लाख के ऊपर आपको 1,18,000 मिलेगा। एग्री। सो नेट 1 लाख मिलेगा 18,000 जीएसटी का। एज अ फर्म वी हाँ, विल वो उसमें इंक्लूसिव होकर के 1 लाख मिलेगा। राइट, राइट। बी। सर देखिए, एक बड़ा बेसिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया है। व्हाट वुड बी द इन्वेस्टमेंट बजट फॉर अवेलिंग द पीएमएस सर्विसेज ऑन द व्हाट वुड बी रेगुलेटरी ग्राउंड्स? इन्वेस्टमेंट बजट फॉर अवेलिंग द पीएमएस फैसिलिटी। हाँ जी। सो पीएमएस का जो सेबी का रिसेंट रिवाइज गाइडलाइंस है कुछ पिछले कुछ सालों से, 50 लाख इज द मिनिमम इन्वेस्टमेंट व्हिच वी हैव टू take in the PMS. 50 lakh is not per strategy, but 50 lakh is per PAN. 50 लाख में क्लाइंट कैन ऑप्ट फॉर एक्टिव एंड पैसिव के कॉम्बिनेशन में एलोकेशन हम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 50 लाख स्टॉक में आना चाहिए और 50 लाख ईटीएफ में आना चाहिए। 50 लाख एक पैन का यदि आता है तो एलोकेशन 60% स्टॉक में करना है, 40% इंडेक्स में करना है, ये हम कर सकते हैं। क्लाइंट कैन चूज, वी कैन जॉइंटली असिस्ट द क्लाइंट टू मेक अ चॉइस। एंड द बेस्ट पार्ट इज दिस कि सर 50 लाख कैश फॉर्म में भी आ सकते हैं एंड 50 लाख वैल्यूएशन के स्टॉक्स भी आ सकते हैं। आइदर ऑफ देम बिल्कुल इज एक्सेप्टेबल। बिल्कुल। दिस तो इज स्टॉक श्योरली अ वेरी इनवर्ट इज आल्सो गुड वे ऑफ डूइंग इट। क्या होता है ज्यादातर यहाँ पे मिक्स्ड ऑडियंस है, कुछ क्लाइंट रहेंगे, कुछ स्टॉक ब्रोकर्स रहेंगे प्योरली, कुछ स्टॉक ब्रोकिंग के साथ साथ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन भी करते रहेंगे। कई बार होता है ऐसे कि क्लाइंट का स्टॉक पोर्टफोलियो होता है, जैसे मेरे ही साथ कल हुआ है कि क्लाइंट बोल रहा है मेरे स्टॉक पोर्टफोलियो में मूवमेंट नहीं हो रही है, हालांकि सारे ब्लू चिप स्टॉक्स हैं। तो हमने कहा आप इन्वर्ट के तौर पे हमें स्टॉक इन्वर्ट कर सकते हैं एंड वी विल टेक केयर ऑफ इट। सो इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टॉक इन्वर्ट, प्योर कैश और स्टॉक इन्वर्ट प्लस कैश। सो हमने आपको एक कहा था टाइम मैप हम लोग ने बनाया टाइमिंग। अगर आपने देखा होगा ना तो 2011-12 से लेके 2019 तक या तो 18 तक रिलायंस में रिटर्न ही नहीं थे। फिर बाद में उसके अंदर सडनली रिटर्न आने चालू हो गए और अभी वापस लास्ट 1 साल से रिलायंस में रिटर्न नहीं है। ये जो फेज होता है, अगर 10 साल में कोई चीज चलती है तो बहुत कम दफा ऐसा होता है कि आपको बजाज फाइनेंस जैसा एक आध दो कंपनी मिल जाता है या तो डीमर्ट जैसा चीज मिल जाता है जो 4-4 साल 5-5 साल ऊपर ही जा रहा है वन डायरेक्शन। ऐसे जनरली होता नहीं कोई भी स्टॉक। अभी लास्ट आप समझ लीजिए लास्ट कितने साल से विप्रो में या तो इंफोसिस में पैसे ही नहीं बने। मारुति मारुति लास्ट 5-6 साल से पैसे ही नहीं बने। स्टॉक अच्छा है क्या? स्टॉक बहुत अच्छा है बट पैसे बने नहीं है उसके अंदर। तो आप बाय एंड होल्ड ब्लू चिप भी करके रखेंगे तो भी पैसे नहीं बनते, जरूरी नहीं बनेंगे। एंड मतलब कैसे होता है आपके पास 20 स्टॉक है उसमें से अगर 5-6 स्टॉक्स में भी पैसे नहीं दिए तो आपका रिटर्न सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो जाता है। हिंदुस्तान लीवर दिखे है, हिंदुस्तान लीवर ने पैसे नहीं बनाए कुछ, मतलब ऑलमोस्ट 5-6 साल में हिंदुस्तान लीवर वही रेंज में पड़ा है। कंपनी अच्छी है, कंपनी बहुत अच्छी है। हम लोग का काम होता है उस दौरान हिंदुस्तान लीवर में एक्सपोजर जरा सा कम करके उसकी जगह कुछ एक्सपोजर वैसी ही कोई अच्छी कंपनी में देते हैं। इसके लिए हम लोग ने नाम लिखा है, जैसे एलटीटीएस। इंफोसिस ने पैसे नहीं बना के दिए, टीसीएस ने पैसे बना के नहीं दिए, मतलब उसी दौरान अभी एलटीटीएस ने पैसे बना के दे दिए हैं। तो नौकरी ने काफी पैसे बना के दे दिए हैं। तो सेक्टर में भी ना लीडर्स चेंज होते रहते हैं।
तो एक जो टाइमिंग का बात होता है, वो सबसे बड़ा काम ये होता है कि किसी के पास बड़ा पोर्टफोलियो है तो आप उसको अप्रोच करके अपनी स्ट्रेटेजी बता सकते हैं। इनफैक्ट हम लोग के पास सबसे ज्यादा पैसे है, तो हमारा विजन इतने शॉर्ट स्पैन में हम लोग ने अगर 135 करोड़ रुपए खड़े किए हैं, इसका रीजन लोगों ने हम लोग को, उनके पास जो शेयर्स आए हैं, उनके पास पिताजी के समय से किसी के पास पड़े होते हैं, के शेयर से हम लोग को ट्रांसफर करते हैं, जिसकी वैल्यूएशन अच्छी होती है। डिविडेंड तो खैर 1-8% ही आएगा, बट उसके अंदर रिटर्न नहीं बन रहे। तो हम लोग ने क्या किया है, आपने सपोज हमको 1 करोड़ 2 करोड़ का कोई भी पोर्टफोलियो ट्रांसफर किया है, तो उसके अंदर से प्रैक्टिकली आप हर साल 12 से 14% रिटर्न विड्रॉ कर सकते हैं। तो आज जो रिटायरमेंट वाले लोग हैं, हम लोग को वन ऑफ द बिग मनी जो आ रहा है, जो सैलरीड पब्लिक है, जिसको रिटायरमेंट नजदीक आ रही है, उन्होंने हमको 1-2 करोड़ रुपया देके रखा है कि हम लोग को ना 2 साल के बाद हमको हर साल को हमको महीने को 1.5 लाख रुपए विड्रॉ करना है, 1 लाख रुपए विड्रॉ करना है। तो ये वन ऑफ द हाईएस्ट डिमांड मार्केट में भी है। तो ये पैसे काफी आ रहे हैं हम लोग। मिनिमम राइट सर, कैपिटल ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और बहुत लोगों का जो है ये क्वेरी रहती है कि फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से कि 2 साल बाद 3 साल बाद जो है कुछ रिकरिंग इनकम हम जनरेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कवर कर दिया है कि अभी लोग अपने पोर्टफोलियो बिल्ड करके और उसमें जो है रिकरिंग इनकम भी प्लान कर सकते हैं विद द बेनिफिट ऑफ दोज इन्वेस्टमेंट्स। और द बेस्ट पार्ट इज दिस सर, जो मेरे को पता है, जो शायद हम लोग कहीं डिस्कशन में मिस कर दिए थे फॉर द इन्वेस्टर्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि एग्जिट लोड निल है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो आपके रिटर्न्स को जरूर एक एक्स्ट्रा इंच ऑफ बेनिफिट देता है इन कंपैरिजन टू मेनी अदर पीएमएस प्रोडक्ट्स और म्यूचुअल फंड्स। प्रैक्टिकली मैं बताऊं सच आपको, एक भी पीएमएस नहीं है जो आपको एग्जिट लोड नहीं लगाता। हम लोग ही है जो एग्जिट लोड नहीं लगाते। मार्केट में एक भी पीएमएस नहीं है जो एग्जिट लोड नहीं लगाता। एग्रीड सर, दैट इज व्हाई इट इज द मैं इस पॉइंट को, मैं 6 महीने में भी आपने पैसा मांगा, मैं सिर्फ 3 दिन में पैसे वापस कर देता हूँ, जो भी मार्केट रेट है वो हिसाब से। तो ऑब्वियसली सर वो तो मार्केट प्लस कंडीशंस पॉइंट के ऊपर वो है, डिपेंड करेगा। हम लोग का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ही वो है कि हम लोग एग्जिट लोड नहीं लगाते। आपको मैं आज की एक केस बताता हूँ। एक मेरे दोस्त है, उन्होंने बहुत साल पहले से प्रॉपर्टी लेके रखी थी, जो मतलब 10 साल हो गए। तो कुछ बॉम्बे में 35 लाख में लिया था, उसका अभी 70 लाख हो गया है। उसने कैलकुलेशन किया, मेरे को बोलते हैं 6% से मिल रहा है, और रेंट अभी रेंट पे भी नहीं चल रही है। उसकी डील हो गई, उसने मेरे को फोन किया, मेरे पास ऑलरेडी उसके 50 लाख है। उसकी डील हो गई, मेरे को बोल दिया भाई रेंट पे तो 6 लाख भी नहीं आता था, मतलब महीना 25-30 हजार आता था। तो 70 लाख पे अगर मेरे को अगर 12-14% मिला, तो मुझे ज्यादा मिलेगा। एक कॉमन सेंस इंडिविजुअल ने, क्योंकि वो देख रहा है ऑलरेडी उसके रिटर्न्स, तो मुझे 70 लाख रुपए ट्रांसफर कर रहा है। मतलब बकायदा कैपिटल गेन का टैक्स भर के भी वो मुझे पैसे दे रहा है, क्योंकि बोल रहा है कैपिटल गेन भरने के बचाने के चक्कर में मेरे को और नुकसान होगा। वहां पे तो 5% मिलते हैं, 6% मिलते हैं, तो वो हमको उसके लिए पैसे ट्रांसफर कर रहा है। राइट सर। मतलब नेट का इनकम का एक बहुत बड़ा दौर था ना रियल एस्टेट के हिसाब से, उसमें से मेरे पास कम से कम 10 करोड़ रुपए, 135 में से 10 करोड़ तो वो पैसे आए हैं। लोग धीमे धीमे 4-4 जो थे उसके बदले 2 रख रहे हैं, और 2 में से पैसे निकाल के हमको ट्रांसफर कर रहे हैं, बिकॉज हम लोग का रिटर्न कंसिस्टेंट है। एग्रीड सर, एग्रीड। एंड सर मतलब विद दिस हमारी क्वेश्चंस जो हैं वो खत्म हो चुके हैं। एक इन्फॉर्मेशन और लोगों को दे दूं, अयान एनालिटिक्स पीएमएस के प्रोडक्ट्स को अगर आप ऑप्ट करते हैं तो एक्सिस इज द कस्टोडियन, और एक्सिस बीइंग द कस्टोडियन तो एक्सिस बैंक में डीमैट अकाउंट और बैंक अकाउंट खोलेंगे, जिसके थ्रू आपका फिर और अयान एनालिटिक्स के साथ आपका एक एग्रीमेंट होगा प्रॉपर सिग्नेचर्स के थ्रू, स्टैम्प पेपर्स पे सिग्नेचर्स के थ्रू, और तब जाके आपका जो है इन्वेस्टमेंट कमेंस होगा। जो आपको फंड्स ट्रांसफर करने हैं वो आप फंड्स के रूप में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, या एग्जिस्टिंग होल्डिंग भी ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम योर एग्जिस्टिंग डीमैट अकाउंट, या म्यूचुअल फंड्स को आप डीमैटलाइज करके भी उसको नए अपने कस्टोडियन में जो डीमैट अकाउंट खुलेंगे वहां पे ट्रांसफर दे सकते हैं। आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। सो डिस्कशन हुआ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए, रेगुलर इनकम जनरेशन के लिए,
जो भी इन्वेस्टर्स ऐसे बेनिफिट्स को देख रहे हैं जिनका पोर्टफोलियो सिस्टमैटिकली मैनेज करवाना है, तो वो पीएमएस प्रोडक्ट को, उन्हें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज को ऑप्ट करना चाहिए. PriceBridge is offering such services in a very customized manner, and the best part is this कि अगर आप अपने पैन के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं और आप इसके बाद दोनों मोड में अपने इन्वेस्टमेंट्स को कैरी करवा सकते हैं, इक्विटीज के थ्रू भी एंड ईटीएफ्स के थ्रू भी. तो इस तरीके से आपका इंडेक्स एंड स्टॉक डाइवर्सिफिकेशन दोनों हो जाता है, जो ओवरऑल आपके पोर्टफोलियो के लिए थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है. With this, I would like to thank Mahesh sir and Swapnil sir for their valuable inputs and the time which they have given for this session. एंड साथ ही साथ मैं जितने भी हमारे अटेंडीज हैं आज के दिन में इस सेशन को जो अटेंड किया, जिन्होंने जूम प्लेटफॉर्म के थ्रू या हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू या हमारे अदर सोशल मीडिया चैनल्स के थ्रू, तो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड इनपुट एंड योर वैल्यूएबल क्वेरीज, जिससे आपके साथ साथ बहुत लोगों को नॉलेज मिल जाती है और हेल्पफुल रहता है. इसके बाद मैं इस सेशन को यहाँ कंक्लूड करूंगा विद दिस. अगर आपकी कुछ भी फर्दर क्वेरीज होती है रिलेटेड टू पीएमएस या कोई पर्सनलाइज्ड आपको डिस्कशन करना है फॉर योर customized need in regards of PMS services, so you can anytime connect with us. We can have a joint meet with the team of Ayan Analytics और हम लोग उस चीज को conclude कर सकेंगे. So thank you so much everyone. Thank you Mahesh sir and Swapnil sir for your valuable time. Thank you so much. Thank you Bisen ji, thank you Salil bhai and Lakshmi ji. Thank you for this opportunity. Thank you investors and audience.